Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the SST book of Standard 5. The name of the book is Social Studies Success. It is the SST book of Standard 5 and we will be dealing with the third chapter. The name of the chapter is Weather and Climate. We will start reading the chapter. People living in the different parts of the world have different lifestyles. They live in different types of houses, eat a variety of food and wear different kinds of clothes. This difference in lifestyle is due to the different climatic conditions in various parts of the world. Even in our country, there is a diversity in the lifestyle which is due to different climatic conditions within the country. जितने भी लोग दुनिया में अलग अलग हिस्सों में रहते हैं दुनिया के, उन सब का लाइफस्टाइल अलग है, जीवन जीने का ढंग उनका अलग अलग है। ठीक है, वह अलग तरह के घरों में रहते हैं, अलग तरह के वैरायटी खाना खाते हैं ना, विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के वो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं और अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ये जो डिफरेंस है लाइफस्टाइल में, ये जीवन जीने के ढंग में जो अंतर है वह क्यों है? क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में क्लाइमेट अलग अलग है। हाँ, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसा है, वहाँ के मौसम जैसा है, उस हिसाब से वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल है। ठीक है, हमारे अपने कंट्री में भी जो लाइफस्टाइल में इतना डाइवर्सिटी है, मतलब जीवन जीने के ढंग में इतनी अनेकता है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में भी कुछ एरियाज़ में क्लाइमेट अलग है और कुछ एरियाज़ में बिल्कुल क्लाइमेट अलग है। जैसे कि आप ठंड के दिन में अगर आप कश्मीर के तरफ जाएंगे तो देखेंगे वहाँ के लोग पूरा मोटे कपड़े पहने हुए हैं, कोट्स पहने हुए हैं, फिरहान पहने हुए हैं। और वही आप उसी टाइम जो है साउथ के तरफ जाएंगे, केरला साइड के तरफ, तो वहाँ उतनी ठंड पड़ती नहीं है, वहाँ गर्मी रहती है, तो वहाँ के लोग आपको स्वेटर्स में भी शायद दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो खाने का तरीका भी इसी तरह अलग अलग है। कश्मीर में ठंड के समय ज़्यादा वेजिटेबल्स मिलते नहीं हैं वहाँ पे, ऐसे भी तो वहाँ के लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं। वही साउथ में बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं, लोग वेजिटेबल्स खाते हैं। तो इस तरह लाइफस्टाइल अलग अलग होता है, क्लाइमेट अलग अलग होने से, मौसम अलग अलग होने से। वेदर एंड क्लाइमेट, मेनी टाइम्स द टर्म्स वेदर एंड क्लाइमेट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट द फैक्ट इज दैट दीज टू आर नॉट द सेम। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस. It may not remain constant even for a single day. That is why we often describe weather as sunny, warm, cloudy, rainy or cold. The basic factors that determine weather are temperature of air, precipitation, wind, atmospheric pressure, cloudiness, humidity. ठीक है, दो टर्म्स है वेदर और क्लाइमेट। ठीक है, कई बार क्या होता है, वेदर की जगह क्लाइमेट वर्ड को लोग यूज़ कर देते हैं, क्लाइमेट वर्ड की जगह वेदर को यूज़ कर देते हैं, इंटरचेंज करके यूज़ करते हैं। पर एक्चुअली ये दो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, इनको इंटरचेंज नहीं करना चाहिए। वेदर क्या है? वो अपने आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, उसका कंडीशन है वेदर। ठीक है, एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस, मतलब अभी मान लीजिए जैसे बोलेंगे अगर सुबह के टाइम में हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है तो ठंडी हवा चल रही है, दोपहर के टाइम में क्या होगा, गर्म हवा है तो गर्मी है, फिर शाम के समय ठंडी हवा चल रही है। तो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर का किसी टाइम में कैसा कंडीशन है, और प्लेस के हिसाब से भी कि इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, उड़ीसा साइड में कैसा मौसम रह रहा है, वहाँ का हवा कैसा है, बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, कि मिडिल साइड में जाएंगे जहाँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे हवा कैसा है, ठंडा है, गर्म, सेम टाइम में, इसी टाइम में 9 बजे, आज के 9 बजे यहाँ कैसी हवा चल रही है और वहाँ पे कैसी हवा चल रही है आज ही के समय में, वो दोनों अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से दोनों जगह का मौसम या वेदर अलग अलग कहलाएगा। हाँ, वेदर कभी भी एक पूरे दिन के लिए भी कांस्टेंट नहीं रह पाता है। ठीक है, आप देखेंगे सुबह में बहुत तेज़ धूप निकली, शाम में बारिश होने लगी, है ना, ऐसा भी होता है। तो वेदर कांस्टेंट नहीं रहता है, सेम टू सेम पूरे सारे दिन सेम नहीं रहता है, वेदर चेंज होता रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग वेदर को, मौसम को क्या कहते हैं, सनी है, आज बहुत धूप निकली, सनी वेदर है। वार्म है, आज थोड़ी हल्की हल्की गर्मी लग रही है। क्लाउडी, आज कितने बादल छाए हुए हैं। रेनी, आज बारिश हो रही है। कोल्ड, आज बहुत ठंड लग रही है। तो इस तरह मौसम को अलग अलग वर्ड से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जो बेसिक फैक्टर है, जो बेसिक पॉइंट्स है जो कि यह बताते हैं कि वेदर कैसा रहेगा, वो क्या है? वो पॉइंट्स,
टेम्परेचर ऑफ एयर, हमारे आसपास की हवा कितनी गर्म है, ठीक है, गर्म है कि ठंडी है, उसका तापमान कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। दूसरा है प्रेसिपिटेशन, कि आसपास बारिश हो रही है हमारे आसपास में कि नहीं हो रही है। तीसरा है विंड, कितनी ज़ोर की हवा चल रही है, स्पीड से चल रही है, हल्के हल्के चल रही है कि बिल्कुल नहीं चल रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, हवा का अपना एक दबाव होता है, अपना एक प्रेशर होता है, ठीक है, तो कितना प्रेशर है उस हवा का हमारे आसपास, उस हिसाब से आज का मौसम होगा। क्लाउडीनेस, बादल छाए हुए हैं कि नहीं। और ह्यूमिडिटी, मतलब हवा में कितनी नमी है, कितना हवा में कितना वाटर वेपर है। बहुत वाटर वेपर होने से हवा में क्या होता है, हम लोग को पसीने आते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो फैक्टर है, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेसिपिटेशन, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लाउडीनेस और ह्यूमिडिटी, ये सब के सहारे ही हम वेदर को बोलते हैं कि आज का वेदर कैसा है, ठीक है। मान लीजिए हमारे आसपास के टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है, तो हम बोलेंगे हवा बहुत ठंडी है, तो हम लोग बोलेंगे आज ठंडा मौसम है ना। ये तो वेदर के बारे में हो गया। अब हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। पीपल हु स्टडी वेदर कंडीशंस आर कॉल्ड meteorologists. Climate of a place is the average weather conditions over a long period of time. Different places in the world experience different types of climate. Some regions are hot and dry. In some areas the climate is cold and the land is covered by snow and ice. In some parts of the world the climate is neither hot nor cold and there is moderate rainfall. On the basis of climatic conditions, we divide the earth into different climatic regions. The factors that determine the climate of a place are latitude, altitude, winds, distance from the sea, humidity and ocean currents. जो लोग वेदर के कंडीशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं कि हाँ ये कैसा अभी वेदर कंडीशन रह रहा है, उनको क्या कहते हैं, मीटरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब क्लाइमेट क्या है, वेदर तो हम लोग समझ गए मौसम है, और जो मौसम के बारे में स्टडी करते हैं वो मीटरोलॉजिस्ट है। अब क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रोज रोज के मौसम को हम लोग स्टडी करेंगे, पूरे एक साल तक मान लीजिए हम स्टडी करेंगे, और तब हम बताएंगे कि इस एरिया का क्लाइमेट कैसा है। मान लीजिए जैसे कश्मीर में एक साल में हमने देखा कि 8 महीने जो है मौसम ठंडा रह रहा है, ठीक है, 8 महीने मौसम ठंडा रह रहा है और 1 महीने बारिश हो रही है, और बाकी जो है 3 महीने जो है हल्की गर्म रह रही है, हाँ हल्का गर्म रह रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग एवरेज करेंगे उसका कि इतने महीने ये, इतने महीने ये, हिसाब करके बोलेंगे कि ओ इसका मतलब कश्मीर का क्लाइमेट क्या है, थोड़ा ठंडा रह रहा है, ठंडा क्लाइमेट है, यहाँ ठंडक रहती है। हम लोग ये निकालेंगे, एवरेज करके निकालेंगे कि कितने महीने बारिश है, कितने महीने गर्मी है, कितने महीने ठंड है। उससे हम एक एवरेज मेंटल कैलकुलेशन करेंगे कि ओ यहाँ का क्लाइमेट मतलब पूरे साल हल्का ठंडा ही रहता है, ठीक है। इसी क्लाइमेट को लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है। वेदर जैसे एक दिन के लिए देखा जाता है, क्लाइमेट को लंबे समय तक के लिए देखा जाता है। दुनिया के अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह का क्लाइमेट है। कोई कोई एरिया जो है, कोई कोई रीजन जो है वो गर्म और सूखा हुआ है, और कोई कोई एरिया में क्लाइमेट पूरा ठंडा है और वहाँ की ज़मीन स्नो और आइस से ढकी हुई है। कुछ कुछ देश के वर्ल्ड के कुछ कुछ एरिया में क्या है, क्लाइमेट ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है, और हल्की फुल्की बारिश होती है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे जैसे अलग अलग है, हम लोग अपने अर्थ को अलग क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन हम लोगों ने स्टडी किया तो पता चल गया कि अर्थ के किस पार्ट में कौन सा क्लाइमेट रहता है, इसीलिए क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से अर्थ को डिवीज़न कर दिया गया है। ओ ये रीजन में ऐसा क्लाइमेट रहेगा, ये रीजन में ऐसा क्लाइमेट होगा। अब किस पॉइंट्स पे कौन सा फैक्टर यह बताता है कि इस प्लेस का क्लाइमेट कैसा रहेगा, ठीक है। पहला है लैटिट्यूड, फिर ऑल्टीट्यूड, विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी और ओशन करेंट्स। ये सारा फैक्टर बताता है कि जो है क्लाइमेट कैसा रहेगा। लैटिट्यूड हम लोग जानते हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस है अर्थ पे, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस लैटिट्यूड है। ऑल्टीट्यूड है हाइट फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र की सतह से कितनी ऊंची कौन सी जगह है वह है। विंड्स
हवाएं किस दिशा में बह रही है, कितनी तेज़ी से बह रही हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोई भी जगह समुद्र से कितनी दूर है। ह्यूमिडिटी, हवा में कितना वाटर वेपर है, कितनी नमी है। और ओशन करंट, कि जो भी एरिया का हम क्लाइमेट स्टडी करें उसके आसपास अगर समुद्र है, समुद्र में कैसा ओशन करंट है। दो तरह का होता है ना, हॉट एंड कोल्ड ओशन करंट, तो कैसा ओशन करंट है वहाँ। लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, places near the equator are hotter than places far from the equator. Do you know the reason? Look at the figure. It shows that the sun rays are falling vertically over the equator. They are spread over a small area. In the polar regions, the sun rays are slanting. They are spread on a larger area. Hence, places near the equator receive more heat and are hotter. देखिए, ये जो हम लोग का ये डायग्राम है, यहाँ पे सन है, सूरज है, और ये हमारा अर्थ है। जब हम देखेंगे अर्थ, सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट किरणें, वर्टिकल किरणें जो है बिल्कुल सीधी सीधी किरणें जा रही है कहाँ पे, इक्वेटर पे, और इक्वेटर के आसपास के एरिया में पूरी सीधी सीधे किरणें जा रही हैं। तो यह उस जगह को ज़्यादा गर्म कर पा रही है। यह जगह बहुत ही गर्म रह रहा है, वहाँ का टेम्परेचर हाई रहेगा, यानी वहाँ का क्लाइमेट हॉट कहलाएगा। पर अगर हम देखें कि पोल्स के पास यहाँ पे टेढ़ी टेढ़ी किरणें जा रही हैं, स्लांटिंग रेज जाएगा सन का, यहाँ भी स्लांटिंग रेज, साउथ पोल के पास भी और नॉर्थ पोल के पास भी स्लांटिंग रेज सन का जाएगा, यानी वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, वहाँ मौसम ठंडा रहेगा। हो सकता है वहाँ पे स्नो गिरता रहे, ठीक है। यहाँ पे बहुत हॉट रहेगा ये एरिया में, और यहाँ पे कोल्ड रहेगा। तो इस हिसाब से जो है लैटिट्यूड यह बताता है कि जो जगह इक्वेटर के पास है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहेगी, वह गर्म रहेगा, और जो एरिया इक्वेटर से दूर है, पोलर रीजन जो है, वहाँ पे ठंड रहेगी, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड रहेगा, ठीक है। People who study climate are called climatologists. Depending upon the amount of heat received, there are 3 heat zones: frigid zone, temperate zone and torrid zone. Torrid zone. On both sides of the equator, the region lying between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is called the torrid zone. This zone gets the direct rays of the sun all the year round, hence the climate is hot and humid. Temperate zone. This region is neither hot nor very cold. It lies between the torrid zone and the frigid zone in both the hemispheres. Frigid zone. The region lying between the Arctic Circle and North Pole and between the Antarctic Circle and South Pole is called the frigid zone. It receives very slanting rays of the sun and is therefore very cold. देखिए, हमने पढ़ा कि जो लोग वेदर के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, मीटरोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब जितनी सूरज की कितनी गर्मी पड़ रही है हमारे पृथ्वी के ऊपर, इस हिसाब से पृथ्वी को 3 अलग अलग हीट जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वह हीट जोन क्या क्या है, एक है फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे नॉर्थ में भी और साउथ में भी फ्रिजिड जोन है। इसी तरह ये टेम्परेट जोन है, नॉर्थ में भी साउथ में भी, और एक है टॉरिड जोन। अब टॉरिड जोन क्या है, देखिए ये हमारे लैटिट्यूड जो है, ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो जो है, और ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है उसको आर्टिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ का जो है उसको एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। तो ये जो टॉरिड जोन है जहाँ पे सन की वर्टिकल रेस पड़ रहा है, डायरेक्ट रेस पड़ रहा है, वो एरिया टॉरिड जोन हॉट रहेगा और ह्यूमिड रहेगा, वहाँ पे बहुत गर्मी रहेगी और बारिश भी रोज़ होगी। हाँ, वहाँ पे हवा में बहुत ही वाटर वेपर रहेगा, इसीलिए ये जगह हॉट जोन है, ठीक है। ये टॉरिड जोन है, हॉट जोन ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे बहुत ही गर्मी रहेगी। और यह जगह किसके बीच में आएगा, हाँ, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इधर नीचे इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। देखिए अर्थ जो है उसके बीच में इक्वेटर जो जा रहा है, इक्वेटर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऊपर और नीचे आधे आधे सर्कल में डिवाइड कर रहा है। तो इन आधे सर्कल को हम लोग कहते हैं हेमीस्फीयर। ये ऊपर वाला एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला एक साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जगह है
यह कहलाएगा टॉरिड जोन। ठीक है, अब आ जाते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन कौन सा एरिया है? जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके फ्रिजिड जोन के बीच का एरिया, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके फ्रिजिड जोन के बीच का एरिया, वो टेम्परेट जोन रहेगा। वहाँ टेम्परेट जोन में सूर्य की टेढ़ी टेढ़ी किरणें यहाँ पे पहुँचेंगी, स्लैंटिंग रेस पहुँचेगा, इसलिए ये ना यहाँ बहुत गर्मी होगी और ना बहुत ठंड होगा, ये मॉडरेट क्लाइमेट होगा। डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड फ्रिजिड जोन, एंड हियर द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न एंड फ्रिजिड जोन, ये दोनों एरिया कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहलाएगा नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउदर्न हेमिस्फीयर में कहलाएगा साउथ टेम्परेट जोन। अब आ जाते हैं हम फ्रिजिड जोन के ऊपर। फ्रिजिड जोन जो है वो ये जो हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ है वो आर्कटिक सर्कल है, और सबसे ऊपर क्या है 90 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या है हमारा नॉर्थ पोल है। यहाँ पे 90 डिग्री लैटिट्यूड जो है वहाँ पे नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये जो एरिया है हमारा ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया जो है यह फ्रिजिड जोन कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का एरिया फ्रिजिड जोन कहलाएगा। तो फ्रिजिड जोन में चूँकि सन की स्लैंटिंग रेस पहुँचती है इसलिए वहाँ बहुत ठंड रहती है, वहाँ का क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर कोल्ड ही रहेगा। ठीक है, वेरी कोल्ड रहेगा। तो ये हमने लैटिट्यूड्स के हिसाब से पढ़ लिया। अब हम लोग ऑल्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। डू यू नो वाई पीपल गो टू हिल स्टेशंस इन समर? The higher we go, the cooler it becomes. It is because temperature falls with height gained. It is cold in the high mountains because mountains are located at a high altitude. Ludhiana and Shimla are at the same distance from the equator, but Shimla is cold while Ludhiana is hot in summers. Can you tell the reason? Shimla is located 2150 meters above the sea level, whereas Ludhiana is only 250 meters above the sea level. आपने देखा होगा कई बार गर्मियों के दिन में लोग कहाँ छुट्टियाँ बिताने जाते हैं, ज़्यादातर हिल स्टेशन जो जा पाते हैं जो लोग, वो लोग हिल स्टेशन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिल स्टेशन में मौसम ठंडा रहता है, उन्हें गर्मी एहसास नहीं होगा, गर्मी कम लगेगी, इसीलिए। ऐसा क्यों है? हिल स्टेशन क्या है? हिल के ऊपर बने हुए जो घर होंगे, हिल के ऊपर जो रहने की जगह होगी, पहाड़ के ऊपर, छोटे छोटे पहाड़ के ऊपर। क्या है? ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। तो जैसे जैसे हम जितना हाइट ऊपर जाते जाएंगे हमको उतनी ठंडक फील होगी, उतना मौसम ठंडा होता जाता है। ठीक है, जितने हम हाइट पे ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा हवा का टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल्स, जैसे जैसे हाइट गेन होगा। जितनी आप ऊंचाई जगह पे जाएंगे आप वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसलिए ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ठंड रहती है, और ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ठंड रहती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ जो है बहुत ही ऊंचाई पे है, स्थित है। अब एक एग्जांपल दिया है कि लुधियाना जो पंजाब में है और शिमला जो कि जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है, हाँ, दोनों इक्वेटर से बराबर दूरी पे है। मान लीजिए दोनों के दोनों इक्वेटर से एक जो है यहाँ होगा और ये भी यहीं पे होगा, शिमला भी यहीं पे होगा। ठीक है, दोनों इक्वेटर से बिल्कुल बराबर दूरी पे होगा। पर जो है इक्वेटर से जब वो बराबर दूरी पे है उस समय क्या है कि लुधियाना में बहुत गर्मी लगती है और शिमला में ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि लुधियाना समुद्र की सतह से अगर हम लोग उसकी हाइट मापेंगे तो वो 250 मीटर ही ऊंचा है। ठीक है, सी लेवल से। पर अगर शिमला की हम हाइट मापें, शिमला थोड़े पहाड़ के ऊपर स्थित है, हाँ, इसीलिए जो है वो सी लेवल से 2150 मीटर 2150 मीटर ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए शिमला में ठंड लगती है। समझ गए ना? हाइट के साथ टेम्परेचर फॉल करता है। अब हम लोग विंड पे आते हैं। विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस दे ब्लो टू। विंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉट एरियाज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस दे ब्लो टू, while winds coming from the cold areas lower the temperature of the place they blow to. जोर की जो हवाएं चलती हैं, विंड्स जो है वो भी किसी एरिया के क्लाइमेट को बहुत इफेक्ट करता है। अगर किसी ठंडी जगह से हवाएं चल के आपके पास आ रही हैं, आप जिस रीजन में रह रहे हैं, तो वो रीजन कोल्ड हो जाएगा, और किसी गर्म जगह से अगर हवाएं आ रही है तो वो रीजन हॉट हो जाएगा जहाँ वो हवाएं उड़ के आ रही हैं। यानी अगर
हवाएं हॉट एरिया से आ रही हैं तो वो आके जिस जगह पे आके वह बह रही हैं वहाँ के टेम्परेचर को वह बढ़ा देंगी, और हवाएं अगर कोल्ड एरिया से आ रही हैं तो जिस जगह पे आएंगी वहाँ के टेम्परेचर को वह गिरा देंगी, वहाँ ठंड कर देंगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, places situated near the coast are neither too hot nor too cold. They have a moderate climate. It is called equable climate. What is the reason for this? This is because of the land and sea breezes. In the daytime, the sun heats both the land and the sea. Land heats up more quickly than the water, hence it is hotter than the sea. As you know, hot air is lighter than the cold air, therefore warm air above the land rises. The cool air from the sea comes in to take its place. This is known as sea breeze. It cools the land near the coast. At night, the opposite happens. The land cools down more quickly than the sea. The sea cools down slowly. The air above the sea is warmer and rises. The cooler air from the land blows to the sea. This is called the land breeze. Due to land and sea breezes, the weather near the sea is pleasant. क्या होता है कि जो लोग समुद्र के पास वाले जगहों पे रहते हैं, यानी कोस्ट के पास वाले जगह पे, समुद्र के किनारे के पास वाले जगह पे रहते हैं, वहाँ पे उनको इक्वेबल क्लाइमेट मिलता है। ना बहुत गर्मी मिलती है ना बहुत ठंड लगती है, ठीक है, नॉर्मल लगता है वहाँ पे। पर आखिर ऐसा होता क्या है, ये कारण क्या है? इसका कारण है वहाँ पे लैंड और सी ब्रीज चलती रहती हैं। लैंड और सी ब्रीज, ऐसा कैसे होता है? देखिए डायग्राम में, देखिए ये जो है यह दिन का समय है। दिन के समय क्या होता है कि जो लैंड है, ज़मीन है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो जब ज़मीन गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होने के बाद हम लोग जानते हैं वो हल्की हो जाती है और ऊपर जाती है और ऊपर चली जाती है हल्की हवा, ठीक है, हल्की गर्म हवा। तो लैंड के ऊपर की हवा गर्म होके ऊपर चली गई, वहाँ से हट गई, और उस समय समुद्र इतनी जल्दी गर्म नहीं हुआ है। जैसे समुद्र के ऊपर की जो ठंडी हवा है वह उधर से उड़ उड़ के आ गई है लैंड के ऊपर वाली जगह को भरने के लिए, ठीक है। यानी समुद्र के ऊपर से ठंडी हवा आई है, इस जगह पे लैंड के ऊपर आ रही है, इसको सी ब्रीज हम लोग कहेंगे। यह दिन का समय है जब सी ब्रीज, ठंडी ठंडी सी ब्रीज वहाँ पे आती रहती है, तो समुद्र के पास भी आपको हल्का हल्का ठंडक एहसास होगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी दिन के समय। अब रात के समय आप देखिए, रात के समय क्या है, ये जो ज़मीन है ना वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है, ठीक है। ज़मीन तो ठंडी हो गई, पर समुद्र जो दिन भर गर्म हो रहा था अभी उसको ठंडा होने में टाइम लग रहा है। तो समुद्र के ऊपर का जो हवा है वह अभी भी गर्म है, तो और उसकी हवा गर्म होने के कारण वह उस जगह से ऊपर चली जाती है और वहाँ खाली जगह हो जाता है। उस समय लैंड के ऊपर की जो ठंडी हवा है वह उड़ के समुद्र के ऊपर चली जाती है और समुद्र के ऊपर की गर्म हवा इधर आने लगती है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, लैंड ब्रीज चल रहा होता है, लैंड की तरफ से गर्म हवा समुद्र की तरफ जाती है रात के समय, तो यह कहलाएगा लैंड ब्रीज। इसीलिए ना कभी आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी ना कभी ज़्यादा ठंड लगेगी समुद्र के पास वाले एरिया में, और आपको प्लीजेंट फीलिंग होता है, अच्छा एहसास होता है कि हाँ ठीक ठाक लग रहा है, ना बहुत गर्मी लग रही है ना बहुत ठंड लग रही है। क्यों? लैंड और सी ब्रीज के कारण। अब नेक्स्ट फैक्टर जो कि क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है वह है ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। Humidity affects the climate of a place. The winds blowing from the sea to land bring a lot of moisture with them. They make the climate in the coastal areas very humid. हवा में कितना वाटर वेपर है? वाटर वेपर कैसे आया हवा में? जो इवापोरेशन प्रोसेस हुआ उससे समुद्र, तालाब, अलग अलग जगहों से पानी इवापोरेट होकर वाटर वेपर में चेंज हुआ और वह हवा में जाके मिल गया। तो अगर किसी जगह ये जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, कितने मात्रा में वाटर वेपर है हवा में, वही होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी हाई है, अगर कम अमाउंट में वाटर वेपर है एयर में तो हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी जो है किसी भी जगह के क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। ये जो समुद्र से जो हवाएं उड़ के आ रही हैं यहाँ पे
हम लोग देख रहे हैं दिन के समय जो सी ब्रीज आ रहा है, समुद्र की तरफ से हवाएं ज़मीन की तरफ जब आ रही हैं तो उन हवाओं में वाटर वेपर बहुत होता है, ठीक है, और वह अपने साथ बहुत मॉइस्चर या वाटर वेपर लेके आती हैं। इसके कारण जो है इधर से जो समुद्र की तरफ से सी ब्रीज जो आ रही है वो अपने में वाटर वेपर लेके आती है, इसीलिए समुद्र के पास के एरिया में आप जब खड़े रहेंगे कोस्टल एरियाज़ में तो बहुत ह्यूमिड फीलिंग होता है। आपको गर्मी नहीं लगेगी पर आपको प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब पसीना आएगा आपको बहुत, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्योंकि वहाँ पे हाई रहती है, समुद्र वाली हवा में ह्यूमिडिटी हाई रहती है। ओशन करेंट्स, ओशंस हैव वार्म एंड कोल्ड करेंट्स, these currents affect the climate of the coastal areas. Warm ocean currents make the coastal areas warmer, whereas cold ocean currents make the coastal areas cool. देखिए ओशन जो है महासागर, उसमें ना पानी के भंवर जैसे गोल गोल घूमते रहते हैं, हाँ, और जो पानी के भंवर किसी किसी एरिया में रहते हैं वो कहीं पे बहुत ठंडे पानी के भंवर होते हैं, कहीं पे गर्म पानी के भंवर होते हैं, ठीक है। उनको जो ठंडे पानी के होते हैं वो कहलाते हैं कोल्ड करेंट्स, हाँ, और जो गर्म पानी के होते हैं वह कहते हैं वार्म करेंट्स, ठीक है। तो वो भी ये जो करंट्स है वो भी अपने आसपास के कोस्टल एरियाज़ का, समुद्र के पास के एरियाज़ के क्लाइमेट को वह इफ़ेक्ट करता है। जहाँ पे जो है समुद्र में वार्म करंट्स है, वार्म ओशन करंट्स है, यानी वहाँ के पास के कोस्टल एरियाज़ में हल्की गर्मी रहेगी, हॉट वेदर रहेगा थोड़ा, और जहाँ समुद्र के पास कोस्टल एरिया के पास कोल्ड ओशन करंट है वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ के एरिया में ठंड रहेगी थोड़ा, हाँ, वो कोस्टल एरियाज थोड़ा कोल्ड रहेगा, कोल्ड ओशन करंट्स वाले जगह पे, और वार्म ओशन करंट्स वाले जगह पे कोस्टल एरियाज थोड़ा हॉट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़ लिए जो कि किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को असर डालते हैं, क्लाइमेट में चेंजेस लाते हैं। चैप्टर अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, पर मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप आसानी से आपको क्लियर भी हो रहा है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन, ये सब कुछ क्लियर हुआ है। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज मैंने क्लियर कर दिया है, वर्टिकल रेज, स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, ये सब आपको क्लियर हो गया है। अब आप जब चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करिए और सब वीडियो का बेनिफिट उठाइए। ओके, थैंक यू।